नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को देख लिया है। ऐतिहासिक काल में हम लोग चल रहे हैं। इस पे ऑलरेडी जो है लगभग आपका 50% सिलेबस उत्तर प्रदेश का इतिहास वाला कंप्लीट हो गया है, और जो बचा हुआ है हम इस वीक में उसको धीरे धीरे करके समाप्त कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, और हमारे पास अभी काफ़ी समय है तो हम लोग आराम से इसको करेंगे। उसको लेके आप लोग परेशान ना हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो इतिहास पढ़ा हुआ था, उसमें एक प्रश्न हमने पूछा हुआ था वीडियो के अंत में, जो कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय से रिलेटेड था। उसका प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उसका सही आंसर था पंजाब, जिसका सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। हमने बताया था कि जो लोग सही उत्तर देंगे उनका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनाउंस करेंगे। उसमें हैं आपके विजय कृष्णा, दिलीप चौरसिया, सुभाष चंद्र, विशाल कुमार पांडे, शालिनी वर्मा और मनुल कुमार और दिनेश कुमार। इन लोगों ने जो है सही उत्तर दिया है। आप लोगों को बधाई। आप लोग ऐसे ही जो है लगातार मेहनत करते रहें और अपने जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है मंडे और मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लास करते हैं। बाकी रविवार को उनका जो है जो पढ़े रहते हैं उनको ऑब्जेक्टिव के रूप में उसका रिवीजन करते हैं। तो उसी के क्रम में आज रविवार है, तो आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही हल करेंगे, मतलब समझने का प्रयास करेंगे। जो आप लोगों ने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, स्थित है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है स्थित है। तो रोपड़, मांडा, बनावली, हुलास। तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि मांडी अपने यहाँ स्थित है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है, ना कि मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। रोपड़ कहाँ है आपका? तो रोपड़ आपके पंजाब में है। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। आपको हमने बताया था हुलास, याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था तब बताया था। हुलास में लास्ट में सा आता है, और सा से कौन सा राज्य शुरू होता? सहारनपुर। तो ऐसे हमने आपको आयत करके बताया हुआ था। जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे वो तुरंत ही इस प्रश्न का उत्तर कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं उसको आप लोग, अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज कर लें, इसके बाद आपका अपना आंसर दें, फिर आंसर मिलाते चले। ऐसा भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर लगातार वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। उसमें क्या पूछ रहा था, स्थिति है। तो दोनों प्रश्नों को या किसी भी प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। नहीं स्थित है, इसमें 4 विकल्प हैं आपके, देसलपुर, मांडी, हुलास, आलमगीरपुर। आप इन तीनों को देख रहे होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। हमने आपको मांडी के बारे में भी बताया है। हुलास अभी हम लोगों ने देखा ही। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। मांडी कहाँ है? तो मांडी आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। देखिए आलमगीरपुर मेरठ में है, और बड़ा गांव और हुलासपुर मांडी मुजफ्फरनगर में स्थिति है। ठीक है, तो इन तीनों मुजफ्फरनगर में स्थित है। जबकि देसलपुर कहाँ है आपके? देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए जो उत्तर प्रदेश से सीधे रिलेटेड है, इसीलिए हमने आपको स्थान के बारे में याद करवाया है, जिससे आप लोग प्रश्नों को हल कर पाए। तीसरे प्रश्न पे आइए। तीसरे प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का सभ्यता का मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हमने आपको अभी बताया मांडी कहाँ है। तो मांडी आपके हड़प्पा भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी ना, हड़प्पा स्थल का मांडी किस राज्य में स्थित है? तो अब आप जानते हैं मांडी मुजफ्फरनगर में स्थित है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकता है स्थान का। जैसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है,
हुलास नामक स्थान निम्नलिखित में से भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछ ले हुलास उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित, सहारनपुर है। तो अगर आपको चीज़ों को पता है तो आप आसानी से प्रश्न कर पाएंगे। इन तीनों प्रश्नों का रखने का मतलब मेरा यही था कि आप लोग सबसे पहले इस चीज़ से परिचित हो पाएँ कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। स्थिति है पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। पहले में स्थिति है पूछ रहा है, दूसरे में आप देखना स्थिति नहीं है ये पूछ रहा है, तीसरे में हमने आपको क्यों इसलिए रखा कि आप देखिए कि उस जिले का नाम ही नहीं, वो भारत में भी पूछ सकता है कि भारत में कहाँ है। ठीक है, स्थान का नाम देखिए। तो प्रश्न एक ही है, ज्ञान एक ही है, छोटा सा है कहाँ कहाँ स्थल है, लेकिन उसको घुमा फिरा के कितने प्रकार से पूछ रहे हैं प्रश्न, इस चीज़ को समझाने का प्रयास हमने आपको किया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों से परिचित हो पाए। पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ेंगे तभी प्रश्नों को कर पाएंगे, लेकिन प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं इसको भी हमको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, 6वीं शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो चेदी किन क्षेत्र को कहा जाता था? अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5th क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास नंबर 5 में, कि वहाँ पे हमने आपको ऐसे फिगर के माध्यम से बताया था। ये देखिए भैया, ये बुंदेलखंड है, ये आपका जो है क्या नाम है, उसके बगल में कोई था याद नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखिए कि ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका सूरसेन था, मथुरा वाला था, यहाँ दिल्ली था, तो हमने आपको बताया था। तो उसी में चेदी कहाँ पे आता है, तो आप बताएंगे सर चेदी, पहले आप विकल्प देखिए, अवध में है क्या, अवंती में है क्या, बुंदेलखंड में है क्या, वाराणसी में क्या। तो वाराणसी आधुनिक क्षेत्र आपका वही आता है, वाराणसी ही आता है। बुंदेलखंड जो है आपके चेदी में आता है। अवंती जो है, अवंती नहीं आता है। अवध कहाँ आता है, अवध अयोध्या का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा यहाँ का, बुंदेलखंड। चेदी कहाँ आता है, बुंदेलखंड में। ठीक है, और चेदी की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चेदी किस चीज़ की राजधानी, अब चेदी की राजधानी क्या है। चेदी बहुत शक्तिशाली था, आपको हिंट कर देते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। ठीक है, किस वर्ष किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंट को अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अंदर अधीन कर दिया गया। जब हमने क्लास नंबर 1 में बताया था कि 1833 ईस्वी में इसको बंगाल से अलग करके आगरा में मिलाया गया था। तो पहला वीडियो लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उसमें हमने पहली लाइन यही आपको बताई हुई थी। ठीक है, चार्ट के माध्यम से याद करिए, 1833, 1836, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम कैसे उसका बदला था, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहेंगे, शायद बताए नहीं, बताना भूल गए। जैसे हमने मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा, तो जो भी जो है चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद, या जो टॉपिक समाप्त हो, टॉपिक के नीचे 2-3 लाइन छोड़ दें, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें, और चैप्टर के बाद कम से कम 1 पेज छोड़ दें, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें। क्योंकि जो जो चीज़ें आपको नहीं मिलती जाए, कहीं से भी मिली, पढ़ रहे हैं कहीं नया चीज़ मिला नहीं जानते हैं, तो अगर जिस टॉपिक का उस टॉपिक के साथ उसको नोट कर लें, और नहीं तो जो पीछे आप पेज छोड़े रहेंगे, मान लीजिए टॉपिक के नीचे जगह नहीं है तो उस पेज में नोट कर लेंगे। इससे आपका जो है नोट्स बहुत अच्छा बन जाएगा। हमने आपको बताया भी था, जो लोग देखे होंगे। फिर आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? मतलब अवध ये जो राज्य था वो ब्रिटिश में कब विलय हुआ? क्या 1855 में हुआ, क्या 1853 में हुआ, 1856 में हुआ, तो 1854 में हुआ? तो 1856 ईस्वी में ये इसका विलय किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया? तो उनके ऊपर जो है उस समय जो अंतिम शासक थे, वहाँ के वर्तमान नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पे कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि आप जो है शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और उसको मिला लिया गया था। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही, तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न अपना। 7वां प्रश्न क्या है? कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है,
क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। तो याद करिए, जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने बताया था कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अब के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, एक सौभाग्य की बात है कि प्राचीन काल में जो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उस 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आते थे। मतलब 50% उत्तर प्रदेश कवर करता था। तो समझिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा रहा। ठीक है, तो कहाँ यहाँ पे क्या रहा, तो यहाँ पैदा हुए थे। याद करिए आप लोग, हमने आपको बताया था कि मल्लगढ़ राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी राजधानी कुशीनगर है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 महान लोगों का अंतिम समय में वहाँ गुजारे थे, मतलब अंतिम सांस उन्होंने ली थी। एक बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और दूसरे जैन धर्म के महावीर स्वामी। इसलिए कुशीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। ठीक है, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनको बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि कहाँ बिहार में है। ठीक है, ने अपना प्रथम जो है उपदेश यहाँ दिया था? नहीं, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये भी ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम को देख लें तो ये प्रश्न घुमा फिरा के कम से कम 20 बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, महात्मा बुद्ध ने पांच अपने अनुयायियों को कहाँ उपदेश दिया, सारनाथ कहाँ स्थित है, सारनाथ क्यों फेमस है। ठीक है, तो इस प्रकार के ना जाने कितने बार प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा गया। यहाँ मरे थे तो कहाँ मरे थे, अब अभी हमने आपको बताया कि इनका जो है अंतिम जो सांसें गिनी थी, इन्होंने कुशीनगर या कुशीनारा में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लेते हैं। क्या है, गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो 1833 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बुद्ध के 8 मतों में से एक 8 स्तूपों में से एक स्तूप है, जिसे राम भर स्तूप कहा जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियाँ रखी हैं। तो अंतिम संस्कार वहाँ पे करने के बाद उनकी अस्थियाँ वहीं पे रख दी गई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुशीनगर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं जाने का कभी मौका मिले कुशीनगर तो उसको देख के भी आइएगा। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे जो है एक जो है वो क्या नाम है, एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे। कुशीनगर गौतम बुद्ध को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। क्यों है कुशीनगर एक पर्यटन स्थल क्यों है, तो क्या यहाँ हिरन का उद्यान है, तिब्बती मंदिर है, मूलबंध कुटी विहार है, रामभर स्तूप है। तो अभी हमने बताया कि रामभर स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ रखी हुई हैं, इसीलिए जो है कुशीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न मल्लगढ़ से ही स्थित है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके तुरंत आप बता देंगे, मुझे पता है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद, निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? काशी था, मल्ल था, पांचाल था या कुरु था? तो अभी हमने आपको बताया मल्लगढ़ राज्य, जो कि जिसकी राजधानी क्या है, कुशीनगर है, बहुत फेमस है या बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी, जिसका जो है वो उनका जो अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियाँ भी रामभर स्तूप में रख दी गई हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मल्ल महाजनपद गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब वहाँ पे जनता के द्वारा शासन किया जाता था, मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के वहाँ शासन होता था।
जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा थी, जहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर दोनों जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 10 प्रश्न है। ठीक है, 10वां प्रश्न ये है जो कि है आपके इतिहास से ही संबंधित। मानव ने आग की खोज कब की थी? ताम्रपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या पूर्व पाषाण काल में? ठीक है, तो हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने बताया था कि इतिहास को पढ़ने की लिपि के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन है आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसी में से फिर आता है पाषाण काल। पाषाण काल में जो है, पाषाण काल को फिर पुनः 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा को भी 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो है आपके इसी जो है पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही आपका जो है आग की खोज हुई थी। किसमें हुई थी? पूरा पाषाण काल में, ना कि नवपाषाण काल में तो नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए वहिए की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? आदमी ने जो है सॉरी, पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। इसको जो है और क्या कहते हैं? संक्रांति का काल भी ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आग की खोज कब हो जाती है? पूरा पाषाण काल में। ठीक, तो आज के 10 प्रश्न हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नों की संख्या और बढ़ाई जाए या इतना ही प्रश्न पर्याप्त हैं। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। अब आज का प्रश्न है, अब हम डेली लेक्चर को ख़त्म करने के साथ ही एक प्रश्न आपसे पूछेंगे। उसका जो सही उत्तर बताएगा उसका अनाउंस हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, या राजकीय फूल कौन सा है, या राजकीय पुष्प पूछे तब भी वही प्रश्न है। कमल है, गुलाब है, पलाश है, चमेली है। इनमें से जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपके कमेंट्स, जैसे आपको जो भी क्लास लगी, जैसी भी लगी, अगर आपको कुछ लगता है कि सर इसको ऐड करिए या इस चीज़ को ऐड करिए तो और अच्छे से हमको बेहतर समझ में आएगा, वो भी अपनी आप राय जो है दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस जो है अभियान में जुड़ सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके, जिससे हम और अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें, जिससे आप लोग जो है जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी ये यूपी जीके आता है, उसमें आप लोग का फ़ायदा हो सके, आप लोग प्रश्नों को सही करके अंतिम अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।